हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड से प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देख रहे हो। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 16 तक का क्लास और पीडीएफ दोनों दिया जा चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास को वहाँ पर देख लीजिए। रिवीजन के लिए पीडीएफ लेकर के भी आप रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप सबसे पहले क्या करिए, लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन करने में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आए तो आप ABC एकेडमी लिख कर टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, ABC एकेडमी ग्रुप आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 6000 से ज़्यादा लोग अभी तक में, जब आप सेट नंबर 17 आज देख रहे हो, आज के इस डेट में यानी कि 30 सितंबर के डेट में आपको ध्यान रखना है कि लगभग 6000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। क्लास को अच्छे से देखिए। आपको पता है सीट आपका 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा है और क्लास वगैरह पीडीएफ वगैरह के लिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। जिन लोगों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, अच्छे से आप ज़रूर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट आपका दिया जा चुका है। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये सारी बातें आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 से आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्तल लेंस का कार्य है, क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करने का काम करती है, मतलब एकत्रित करती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछा जाता है कैसा होता है, तो धनात्मक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी पूछेगा तो आपको ऋणात्मक बताना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस का पूछेगा तो आपको ऋणात्मक, और अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछेगी किस तरह का होता है तो धनात्मक आपको ध्यान रखना है। यह भी बात पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 या 22 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। कह रहा है कि आहार नाल में स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पित्त रस। और जो आपका अग्नाशय रस वसा है, वसा के पाचन में जो ना काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। पित्त रस जानते हैं आपकी यकृत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का पूछेगा एंजाइम होता है या नहीं, नहीं होता है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। देखिए कह रहे हैं कि पौधे में जो लचीलापन आता है ना, वो किस उत्तक के कारण होता है, जरा सा बताएं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब, कोलेन कायमा की वजह से होता है। पौधे में लचीलापन कोलेन कायमा उत्तक की वजह से होता है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। एक कोशीय यूकेरियोटिक जो आपका सूक्ष्म जीव है, इसको दिया गया नाम बताएं। एक कोशीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम होता है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, प्रोटिस्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रोटिस्टा के बारे में कुछ बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा ना कि प्रोटिस्टा शब्द का जो पहली बार उच्चारण यानी कि यूज किया गया था, पहली बार किसने किए थे, तो वर्ष 1866 में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आपको ये बात बताई जा रही है। जो बात आपको कहा जा रहा है ध्यान से आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको उतना ही फैक्ट बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक भी पॉइंट आप कोशिश करिए कि नहीं छोड़ने का। वर्ष 1866 में प्रोटिस्टा शब्द का यूज किया गया था, ठीक है। पूछेगा किसके द्वारा, तो अर्नेस्ट हैकेल नाम ध्यान रखेंगे आप, हैकेल नाम ध्यान रखिएगा। हैकेल के द्वारा प्रोटिस्टा शब्द का यूज 1866 में किया गया था। अगर पूछेगा प्रोटिस्टा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप जानते हो कि अध्ययन से भी आपका सवाल आता है ना, अभी आपको और आगे भी बता दिया जाएगा, बट यहाँ पे पहले समझ लीजिएगा। प्रोटिस्टोलॉजी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा के अध्ययन को प्रोटिस्टोलॉजी कहा जाता है। नंबर 55 है, उपास्थि एक इन चारों में से कौन सा संयोजी उत्तक है? ऑप्शन सी कोमल राइट आंसर हो जाएगा। उपास्थि एक कोमल संयोजी उत्तक होता है। उपास्थि का निर्माण पूछेगा तो कंकाली संयोजी उत्तक से हो जाता है।
उपास्थि के बारे में और पूछा जाता है कि उपास्थि के चारों ओर जो एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। ध्यान देंगे, उपास्थि के चारों ओर कहिए कि एक झिल्ली पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे आपको पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है, ध्यान रखिएंगे। निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा आपको ध्यान रखना है। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, क्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरिया। मानव का मुख्य उत्सर्जी पूछेगा उत्पाद यूरिया होता है। और आपको ध्यान रखना है कि एक जो इंसान है ना, नॉर्मल इंसान के शरीर में जो कहा जाता है कि मूत्र होता है ना, उसमें जो जल की मात्रा होती है वो 96% होता है और यूरिया रहता है 2%, 98% हो गया। इसके अलावा प्रोटीन वसा शर्करा वगैरह भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाया जाता है जो आपके 2% में आ जाता है। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। देखिए, समुद्र तल से गहराई बढ़ने पर ना दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। और समुद्र के नीचे गहरे पानी में जो डाला गया मतलब दबाव होता है ना, समुद्र तल से बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। गोताखोर समुद्र की गहराई में सांस लेने के लिए पूछेगा किस चीज़ का, तो आपको ऑक्सीजन प्लस आपका हो जाएगा हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम से मतलब बना हुआ जो सिलेंडर होता है उसे ले जाते हैं। बताइए, IUCN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है, किस चीज़ में मदद करती है। देखिए, जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आराम से आप रोक लिया करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में IUCN रेड लिस्ट ये जारी करता है, ठीक है। अगर ये पूछेगा कि कब से ये जारी किया जा रहा है तो 1969 से, यानी कि 1969 ईस्वी से इसे प्रकाशित किया जा रहा है। जैसे होता है ना कि जो जानवर वगैरह होते हैं जब वो गायब होने वाला रहता है या फिर क्या उसका कंडीशन है उसके बारे में जो मतलब कहिए कि सूची तैयार करने का काम होता है, सूची देता है, वो यही IUCN के द्वारा दिया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका नाम होगा आपका। जल में क्षार के विलयन की प्रकृति है। ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्या होता है तो मतलब कहिए कि ऊष्मा के रूप में जो पर्यावरण में जो मुक्त करने का काम करती है, मतलब कहिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं उस तरह का अभिक्रिया होता है जो ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में मुक्त करते हैं। जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल की जो आपका जलयोजन अभिक्रिया होता है, इन सबको आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, नेहा एक खास दिन को पूर्ण चंद्रमा देखती है, वह कितने दिनों के बाद फिर से पूर्ण चंद्रमा को देखेगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 दिन के बाद वो फिर से देख पाएगी। देखिए, एक पूर्णिमा और जो अगली पूर्णिमा होती है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो आप कहिए कि 29 दिन और 5 घंटे के आसपास का होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस इससे विशेष भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए दूध से दही जमाने में। ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही जमाने में कहीं अपना रोल प्ले करता है। 4 o'clock प्लांट, जिसे आप मीरा बिलीसज लपा के नाम से जानते हैं, इसमें जब लाल फूलों के समयुग्मजी पौधे को सफ़ेद फूलों के समयुग्मजी पौधे के साथ क्रॉस किया गया तो F1 में सभी फूल गुलाबी थे,
जब F1 पौधे गुलाबी फूलों के साथ थे तब F2 पीढ़ी से प्राप्त समलक्षणीय अनुपात आपसे पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 1:2 रेशियो आपका 1 सही जवाब हो जाएगा। यदि एक चालक से 25 सेकंड में 100 कूलम का आवेश गुजरता है तो चालक में कितनी धारा होगी? ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि आवेश के बारे में, आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है, तो आप कूलम जानते हैं, ठीक है, सी से आप इसे डिनोट करते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोहरा परिसंचरण मार्ग है? ऑप्शन बी पक्षी और स्तनधारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक गोल्ड शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी पेट्रोलियम के लिए ब्लैक गोल्ड का प्रयोग किया जाता है। भारी जल बताइए क्या होता है? ऑप्शन डी जिसे आप D2O के नाम से जानते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम होता है आपका, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड में पूछेगा ना कि जैसे ड्यूटेरियम में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। हास्य गैस क्या है इन सब में से बताइए? नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब, नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संवेग का। देखिए सबसे पहले 69 में आप एक दो बात समझ लेंगे। जैसे आपका हास्य गैस का रासायनिक नाम पूछा ना, तो N2O के नाम से आप जानते हैं, जिसे आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है कि इसकी खोज कब की गई थी, तो 1772 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले के बाद किया गया, मतलब इनके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे पूछा था ना किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के बराबर है, तो संवेग का आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आप ना एक दो बात और समझ लेंगे। जैसे आयतन का अगर विमीय सूत्र पूछता है L⁻³ हो जाएगा। बल का पूछेगा mL/T⁻², विमीय सूत्र होता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो प्लेटफॉर्म का जो आपका साइंस का क्लास दिया गया था, क्लास और साथ ही साथ आपको PDF भी दिया जा चुका है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर लीजिएगा। उसमें भौतिक राशि जो है और उसके साथ साथ जो उसका विमीय सूत्र होता है उसके बारे में आपको क्लास दिया जा चुका है। काफ़ी सारा, लगभग मानिए कि 100 के आसपास में सारा कुछ, मतलब 100 से 150 के आसपास में स्पेशल पॉइंट है जो साइंस के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका भौतिक राशि, विमीय सूत्र है, किसका फॉर्मूला क्या होता है, सारा कुछ दिया जा चुका है। तो आप PDF लेकर चाहें तो पढ़ ले सकते हैं, और अगर आप चाहें क्लास देखने के लिए तो आप क्लास आकर देखिएगा। प्लेटफॉर्म साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ स्पीडी साइंस का भी क्लास दिया जा चुका है, उसे भी आप देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि लगभग 25 के आसपास आपका साइंस से क्वेश्चन रहने वाला है आपके बिहार सचिवालय में, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आइए अब 71 देखते हैं। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? फैलना। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, उसका छिद्र क्या होता है? फैल जाता है। जब धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब आप जानते हैं उसे वो फैल जाता है, फिर उसका शेप वगैरह भी जो होता है आप चाहें तो चेंज भी करवा सकते हैं। 72 है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको दिया जा चुका है, उसे आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। पोमोलॉजी में आप जानते हैं फलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पोषण विज्ञान का अध्ययन पूछेगा तो ट्रॉफोलॉजी कहलाता है। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी होता है। मिट्टी का पोडोलॉजी होता है। शुक्राणु यानी कि बीज के बारे में अध्ययन पूछेगा तो स्पर्मोलॉजी होता है। और आपको यहाँ पे फलों का पूछा गया था, पोमोलॉजी आपको बताना, ऑप्शन नंबर डी। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर? तो मस्तिष्क में। मक्का में परागन कैसे होता है? ऑप्शन सी वायु के द्वारा मक्का में परागन होता है। देखिए
परागण और उसका विधि भी पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे। वायु परागण कैसे होता है? वायु द्वारा होता है। कीट परागण कीट द्वारा, जल परागण जल द्वारा, जंतु परागण जंतु द्वारा। मतलब इन सारे पॉइंट्स को आपको मतलब क्वेश्चन देखने के साथ आप समझ जाएंगे। बस एक दो ध्यान रखिए। अगर पूछेगा ना कि घोंघे द्वारा जो परागण होता है, तो आप ध्यान रखेंगे मेलोकोफिलस कहा जाता है। नंबर 75 बताइए, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? नाम उनका बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, रामदरस मिश्रा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 403 विधायक हैं यानी कि विधानसभा सीट है, उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। बिहार में पूछा जा सकता है तो बिहार में 243, महाराष्ट्र 288, केरल में अगर पूछ लेगा जैसा कि ऑप्शन सी है, केरल में 140, बिहार ध्यान रखिएगा अभी आपको बताया गया 243, महाराष्ट्र 288, गुजरात इलेक्शन होने वाला है अभी आपको पता होना चाहिए 182, तेलंगाना में अगर पूछेगा तो 119 है। निम्नलिखित में से परमाणु चालित कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सेवा में है? ऑप्शन सी INS चक्र राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में किया गया है। जलियांवाला बाग की घटना हुई थी कब? ऑप्शन देखने के साथ आप समझ गए होंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना इन चारों में से किसको विद्युत आपूर्ति करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिहंद। बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है आज के डेट में एग्जाम है, हो सकता है कि यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, अगर मिलेगा तो फिर आपको बताया जाएगा। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को मतलब बताना है तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए मध्य प्रदेश को तो आपूर्ति करती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, सीरीज समझिए ध्यान से। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को तो विद्युत आपूर्ति करती है। इसका दूसरा भी नाम एक होता है, अगर वह नाम आपको दे देगा तो आप बता देंगे आराम से कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से इसे भी आप जानते हैं। किसे? रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को। इसके अलावा समझिए, अब सवाल है कि क्या ये मध्य प्रदेश में है? तो जी नहीं, मध्य प्रदेश में ना होकर के उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वहाँ पर एक गांव है। गांव का नाम क्या है? तो पिपरी नामक गांव है। यहाँ पर रिहंद नदी है, यहीं पर ये बनाया गया है। ठीक है, अब समझिए इसके द्वारा ना मतलब ये जो है लगभग, पहले ये समझ लीजिए लगभग 934 मीटर लंबा, साथ ही साथ 91 यानी कि 91 मीटर ऊंचा बांध है। ठीक है, यहाँ पर बनाया गया है। इस बांध के नीचे कहिए कि ओबरा है, ओबरा में ना 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। अब पूछेगा इस परियोजना का कार्य वगैरह कब से क्या हुआ था बताइए। इस परियोजना का कार्य 1954 से शुरुआत होकर के उद्घाटन कर दिया गया था 1963 में। रिहंद का यानी कि आप दूसरा नाम कह सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना का उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला का पिपली नामक जो मतलब जगह है, वहाँ पर जो रिहंद नदी है यहीं पर बनाया गया है। लगभग 934 मीटर ऊंचा, 934 मीटर लंबा और 91 यानी कि 91 मीटर ऊंचा यह बांध है। बिहार जो पंचायती राज अधिनियम 2006 है, कह रहा है कि इसको किस धारा के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात निर्वाचक नामावली में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए धारा 124 के तहत। भारत की सबसे लंबी सुरंग चिनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा,
जम्मू कश्मीर राज्य में यह स्थित है। देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जैसे आपका चिनानी नासिर सुरंग है ना, इसका नाम अब चेंज हो चुका है, ठीक है, नाम रखा गया, अगर आपको ध्यान हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसका नाम कर दिया गया है। सरदार सरोवर बांध निम्न से संबंधित है। ऑप्शन ए नर्मदा परियोजना से संबंधित है। यहाँ से लगभग 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाने का मतलब रखा गया है। इसके अलावा जैसे आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है, पूछेगा किस नदी पर, तो सतलुज नदी आपको ध्यान रखना है। महानदी के बारे में पूछेगा अगर तो देखिए जैसे आपका ताप्ती नदी है ना, ताप्ती है, फिर आपका भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल आप जान गए कि सतलज नदी पर आपका हो जाएगा। अलमट्टी बांध जैसे आप जानते हैं, अलमट्टी बांध परियोजना हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना पूछेगा तो आपका नर्मदा नदी पर है, हो जाएगा। पोंग बांध परियोजना है तो व्यास नदी पर है। इन सारे को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन 25 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर पूछेगा तो 28 फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस पूछेगा तो 21 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आप जानते हैं 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस याद करते चलिए फटाफट, इसलिए आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है। ओलंपिक जो है, राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस अगर पूछेगा तो 23 जून आपको बताना होता है। किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है? देखिए ऑप्शन नंबर डी सर बेनेगल रामा राव आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा जा सकता है कब से कब तक, या नहीं पूछा भी जाए आप समझ लीजिए कि इतना लंबा टाइम पीरियड ये काम किए थे। तो 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक इनका कार्यकाल रहा था। आप जानते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो आपका पहले मतलब जो प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के, वे कौन रहे थे? तो नाम आपको ध्यान रखना है कि सर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद जरूर कर लेंगे। ऑसबॉर्न स्मिथ नाम उनका था, ये पहले गवर्नर रहे थे आरबीआई के। अब अगर पूछेगा प्रथम भारतीय और जो आपका स्वतंत्र भारत के जो मतलब पहले गवर्नर थे उसका नाम बताइए, तो सी देशमुख आपको बता देना। सी डी देशमुख जो साहब थे वो रहे थे भारत के, वे रहे थे। अगर पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम उम्र के, जब यहाँ से सबसे मतलब सबसे ज़्यादा लंबा समय पूछा ना, तो अब सबसे कम समय भी पूछा जा सकता है ना, तो नाम ध्यान रखेंगे। सबसे कम अगर पूछेगा अमिताभ घोष, अभी तक के इतिहास में सबसे कम टाइम तक के लिए अगर कोई आरबीआई के गवर्नर रहे तो अमिताभ घोष रहे। कब से कब तक रहे? तो 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985, यानी कि कितना दिन आपका हो गया, यानी कि टोटल आप मानेंगे तो मतलब जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो मालूम चलेगा 20 दिनों तक के लिए बस ये रहे थे। सो सबसे कम टाइम पीरियड रहा है इनका अमिताभ घोष का। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? ऑप्शन सी करुण नायर बता देना है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय का नाम करुण नायर है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक पहला अगर पूछेगा तो ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी 1952 में। 15 मई का डेट आपको ध्यान रखना है, 15 मई
1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, मीरा कुमार आपको बताना होता है। राज्यसभा का गठन अगर पूछ लेगा तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था राज्यसभा का गठन। अटल पेंशन योजना जिसे आप एपीएस कहते हैं, इन चारों में से किसके श्रमिकों को केंद्रित योजना है? ऑप्शन नंबर डी, असंगठित क्षेत्र के। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? 82.5 डिग्री पूर्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 88 को समझते हैं, थोड़ा सा कुछ और चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है ना कि प्रधानमंत्री वाणी योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री वाणी योजना कब से शुरुआत की गई थी? तो आपको 9 दिसंबर 2020 आपको 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अगर पूछेगा तो 26 मार्च 2020 में इसकी शुरुआत की गई। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी पूछा जा सकता है ना, तो 1 जून 2020 से इसकी शुरुआत करी गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पूछेगा तो 9 मई 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। अब बताइए कि 90 में आईसीआईसीआई बैंक का पूर्ण रूप क्या है, कि फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होगा आईसीआईसीआई का। इसका मुख्यालय अगर पूछेगा कहाँ पर है तो वडोदरा आपको बताना है। स्थापना 5 जनवरी 1994 को की गई थी। आ जाइए 91 पे। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, कार्बी आंगलोंग असम में गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। अगर भारत का पहला आपसे पूछता है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दीजिए, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापना की गई थी। देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, अगर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय है, यानी कि इंसान का पहला सबसे काम, अगर बहुत लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए तो हेल्थ बनाना चाहिए, यानी कि जिम जाना चाहिए, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क आप ध्यान रखेंगे 1936 में स्थापित की गई थी। और इसके अलावा समझिए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कैमूर, तो आपका यहाँ पे चलिए BR लिखा जा रहा है, बिहार में। बांदीपुर आपसे पूछा जा सकता है, बांदीपुर पहले भी आपको बहुत बार ये बताया जा चुका है इन सबको, फिर से लेकिन आप समझ लीजिएगा। सुंदरवन पूछेगा तो सुंदरवन वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। और आपका एक ध्यान रखेंगे, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन सा नाम, क्या है नाम? तो कीबुल। कीबुल कहाँ पर है? तो आपका जो मणिपुर है यहीं पर है कीबुल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में है। और इसको ना 2002 ईस्वी में इसमें शामिल किया जा चुका है, जिसके बारे में आपने देखा कि इसमें तो आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में आपको बताया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है, और 2004 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? ऑप्शन बी, घरेलू क्षेत्र। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरुआत करी गई थी। अस्थायी बंदोबस्त की आपसे योजना भी पूछा जाता है, योजना किसने बनाई थी?
जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंचा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जहांगीर के शासनकाल में। कुछ कुछ बात समझिए, जैसा कि आपने शाहजहां के बारे में यहाँ पे देखा है और काफ़ी आप लोगों को पता होगा। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम बताया जाएंगे, तो दो का नाम ध्यान रखिए, मीर हासिम और दूसरा मोहम्मद फ़कीर, काफ़ी दोनों फेमस रहे थे। दसवंत और बसावंत के बारे में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो अकबर के दरबार में ये दोनों रहे थे जो कि चित्रकार थे। लेटेराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? ऑप्शन सी निक्षालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात समझिए, लेटेराइट मिट्टी का पूछेगा क्या कि भारत में सबसे पहले अध्ययन कब किया गया था? तो वर्ष 1905 में किसके द्वारा? बुकानन के द्वारा किया गया था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना में। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष? ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन साहब रहे थे। अब समझिए, देखिए यहाँ तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पूछेगा कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णमूर्ति आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति अगर पूछेगा तो वायलेट, यह आपका अलवा करके है, ठीक है, अलवा, ये रही थी। और आपको बताया जा चुका है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो जे.बी. मावलंकर, उपाध्यक्ष पूछेगा तो अनंत शयनम, ध्यान रखना अनंत शयनम आपको नहीं बताया गया था, इसे आप देखिए शयनम हो जाएगा, ठीक है। ये रहे थे कौन? तो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोफेसर क्या कहलाता है? 99 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ALU कहलाता है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। वन मोर ओवर EM प्रसन्ना नाम ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपने जानते हैं कि सौरव गांगुली के द्वारा जो लिखा गया है पुस्तक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, लक्ष्मण के द्वारा, VVS लक्ष्मण के द्वारा 281 एंड बियॉन्ड लिखा गया है। कपिल देव के द्वारा क्रिकेट माई स्टाइल लिखा गया है। पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए ग्वादर नाम, ध्यान रखिएगा। हम्बनटोटा के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पर है? श्रीलंका में स्थित है, काफ़ी फेमस है। भारत में सबसे पुराना जंगल पाया जाता है? ऑप्शन ए बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। देखिए अब यहाँ पे समझिए कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ, कितने एरिया में बना हुआ है, कब बना है? तो सबसे पहले समझिए वर्ष 1977 में स्थापित किया गया है। 518 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश यानी कि MP का जो आपका ये होशंगाबाद है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जरूरी नहीं है कि यही आए, डिस्कशन को ध्यान से समझते चलेंगे। हो सकता है डिस्कशन से ही क्वेश्चन बनकर आए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अभी आप देख पा रहे हैं बस एग्जैक्ट टू द पॉइंट यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसे भी ध्यान रख लेंगे। बताइए जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिलता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गोंड। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो कि भारत के 13 राज्यों में फैला हुआ है। सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? ऑप्शन बी जिला पंचायत पदाधिकारी को। 105 देखिए, भूकंप किसके द्वारा विमोचक होते हैं? ऑप्शन नंबर सी भूकंपीय तरंगों से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं।
माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। पुस्तक के लेखक कौन है? बुक और उनके ऑथर का क्लास दिया जा चुका है, आप जरूर आकर चेक कर लीजिएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको दिया जा चुका है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा नूई सही जवाब होगा। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। देखिए यह ना तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हिमालय से स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ये कौन? ब्रह्मपुत्र गुजरती है। माजुली द्वीप के बारे में पता है आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर यह आपका बसा हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्लास अगर आप लोगों को ध्यान है, चलिए छोड़िए, 61 पदक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बताइए कि पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कथन क्या सही है पढ़ते हैं। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, सही बात है। इसमें आप पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मकता बाजार के नाम से जानते हैं। और फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, दोनों सही है। जैसे आपका पूर्णतया प्रतिस्पर्धा मतलब होता है क्या? कंपटीशन के नाम से। कंपटीशन में जानते हैं ना, दोनों होता है। और जिसे आप मोनोपोली कहते हैं उसमें क्या होता है? बस एक बाजार रहता है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी किस वर्ष में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था, कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यहाँ से सवाल आता है, कौन सा कथन सही है बताइए। देखिए हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की दो पद्धति है, सही है। वैदिक प्राचीनतम संगीत था जिसे व्याकरण नहीं थी, सही है। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे आपका सही है। वह दर जिस पर बैंक विनियमन बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बैंक दर। नोंग कर्म नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन सी मेघालय में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद आपका 324 राइट आंसर है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी क्रिकेट से संबंधित है। देखिए यहाँ पे एक दो बात समझिए। जैसे आपको पता है ना कि आईसीसी का जो मुख्यालय है, अभी नहीं पता है तो पता कर लीजिए। आईसीसी का जो मुख्यालय है ना, पूछेगा कहाँ पर है तो दुबई में है। पहले कहाँ पर था तो लॉर्ड्स में था। कब से चेंज? लॉर्ड्स से जो दुबई हो गया, कब हो गया? तो 1 अगस्त 2005 से इसको चेंज करके दुबई में कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, सही है। नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, सही है। ध्यान रखिएगा 1801 में अवध पर सहायक संधि और 1862 में रंगून के जेल में ये आपका बहादुर शाह जफर की मृत्यु, यानी कि दोनों कथन सही। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन डी गोदावरी को आप दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। सरपंच कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपये तक के मामला जो है ना, सरपंच मतलब सुलझा सकते हैं, समझा मतलब हिसाबधारी करवा सकते हैं दूसरे के साथ। बताइए कि कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कायाकल्प पुरस्कार अगर पूछेगा तो किस मंत्रालय के द्वारा? ऑप्शन नंबर
बी सही जवाब हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा से संबंधित बात इसमें दिया गया है। चलिए 139 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया तब आंसर देखिए। मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, सही बात है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? ऑप्शन डी 1527 में। खानवा का युद्ध 17 मार्च, ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा कुछ समझिए। पूछा जा सकता है कि पानीपत का फर्स्ट जो आपका युद्ध हुआ था कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। चंदेरी का पूछा जाता है, चंदेरी हुआ था आपका 29 जनवरी 1528 को। घाघरा पूछेगा 6 मई 1529 को इसकी शुरुआत नहीं मतलब ये युद्ध हुआ था। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ कि क्लास आपको आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा और भी क्लास देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में आकर चेक करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगर आपको क्लास के पीडीएफ या फिर और भी किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर को देख लीजिए। इस पे आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करिएगा अगर किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम भी आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज ही करिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। सेट नंबर 18, 19, 20 फटाफट देखिए। इसके बाद एक नया सेट आप लोगों के लिए तैयार है, उस क्लास को भी आपको देखना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।